तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो आज की यह वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपकी एक महामैराथन वीडियो होने वाली है। और यदि आप लोग अपनी क्लास 12th की बायोलॉजी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हैं, तो आप लोग इस महामैराथन वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में यानी कि आज की इस महामैराथन वीडियो में हम लोग क्लास 12th की बायोलॉजी में जो हर साल आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, उन प्रश्नों को करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उन प्रश्नों को हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। पूरी किताब से आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो कौन-कौन से प्रश्न करने वाले हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो क्लास 12th की बायोलॉजी की आज इस महामैराथन वीडियो में हम लोग सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं, जो कि क्लास 12th की बायोलॉजी की पूरी किताब से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, सबसे पहले हम लोग उन प्रश्नों को यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पर करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इनको करने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न को। और उसके बाद में फिर हम लोग करने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आते हैं और हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग इन प्रश्नों को भी करेंगे इस वीडियो के ही अंतर्गत। और लास्ट में हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए 5 नंबर के लिए आते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, उनको हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, क्योंकि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, यदि आप लोग 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो नंबर आप लोग हमारा नोट कर सकते हैं। यदि आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह भी चाहिए, तो नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 0081। एक सब्जेक्ट के जो टॉपर ग्रुप का प्राइस है वो मात्र 100 रुपये रखा गया है। इसमें आपको नोट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। जिसको भी चाहिए होगा और इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। सब्जेक्ट का प्राइस एक सब्जेक्ट का मात्र 100 रुपये रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब से जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक-एक करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, फिर हम लोग अति लघु, फिर लघु, फिर दीर्घ, इस प्रकार से करने वाले हैं। तो सभी टाइप के प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उन हर टाइप के प्रश्नों को आज की वीडियो में लोग करने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को अभी से लाइक कर दो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, वो आपका हो जाता है कि पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है। तो हम लोग को बताना है कि जो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है, वह कितने कोशिकीय और साथ ही में कितने केंद्रकीय होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, दूसरा आपका दिया गया है 8 कोशिकीय 7 केंद्रकीय, तीसरा आपका दिया गया 8 कोशिकीय 8 केंद्रकीय और चौथा आपका दिया गया 7 कोशिकीय और साथ ही में 7 केंद्रकीय, इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको इसका आंसर अगर पहले से पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका इस प्रकार से भ्रूणकोश होता है, ठीक है। इसमें 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 ही कोशिकाएं नीचे होती हैं और 1 कोशिका बीच में होती है। ऊपर की जो कोशिका होती है उनमें एक केंद्रक पाए जाते हैं, नीचे की कोशिका में भी एक केंद्रक पाए जाते हैं और बीच वाली जो कोशिका होती है इसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ऊपर की कोशिका को हम लोग प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं, नीचे की जो अगल-बगल की कोशिका होती है इसको हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं, बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका और इसके हम लोग द्वितीयक कोशिका बोलते हैं। तो यदि हम लोग बात करेंगे कोशिका की, तो आप लोग देखेंगे 3 कोशिका ऊपर, 3 कोशिका नीचे, 1 कोशिका बीच में, यानी कि 7 कोशिकीय आपका इस प्रकार से हो जाएगा। फिर केंद्रक की यदि हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग देखोगे 3 केंद्रक ऊपर वाली कोशिका में है, 3 केंद्रक नीचे हैं और जो बीच वाली कोशिका है इसमें 2 केंद्रक हैं। तो इस प्रकार से 3 3 6 और 2 8, यानी कि 8 केंद्रकीय है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि जो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है वो आपका 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। तो इसीलिए आप लोग जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय, आपका सही ऑप्शन हो जाता है।
तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि एंड्रोजन स्रावित होता है। 2020 में 23 में 2 बार पूछा गया है कि एंड्रोजन स्रावित होता है तो कहाँ से स्रावित होता है वो हमको बताना है। पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया सर्टोली कोशिकाओं द्वारा, दूसरा आपका दिया गया लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, तीसरा आपका दिया गया स्पर्मेटिड्स द्वारा और चौथा आपका दिया गया कोई नहीं। तो जो एंड्रोजन होता है वो आपका स्रावित होता है लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि क्या पुरुष से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया गोलियां, दूसरा आपका दिया गया ट्यूबेक्टोमी, तीसरा आपका दिया गया है वैसेक्टोमी और चौथा आपका दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो दिया गया है गोलियां, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जो वैसेक्टोमी होता है आपका पुरुषों से संबंधित होता है, क्योंकि पुरुष नसबंदी को हम लोग वैसेक्टोटॉमी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये हो जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि पुरुषों से संबंधित आपका है वासेक्टोमी। तो इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर सही टिक लगाओगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। 20 में 22 में 2 बार पूछा भी गया है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। 2015 में 18 में 2 बार पूछा गया है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया ह्यूगो ड्यूब्रीज, दूसरा आपका दिया गया कार्ल कारेंस, तीसरा आपका दिया गया एरिक वान शेरमैक और चौथा आपका दिया गया है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, इसीलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर सही टिक लगाओगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मंगोली जड़ता किसके कारण होती है। 2020 में 22 में ये भी क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। मंगोली जड़ता किसे कहते हैं, किसे कारण होती है, ये चीज हमको इसमें बताना है। पहला ऑप्शन इसमें आपका दिया गया लिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता, दूसरा आपका दिया गया 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकल सूत्रता और आपका तीसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है लिंग गुणसूत्रों की एकादि सूत्रता और चौथा ऑप्शन दिया गया 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकादि सूत्रता, यानी कि एक से जब अधिक हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होगा उसमें क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 की जगह 3 हो जाएगा, तो उस स्थिति में मंगोली जड़ता रोग हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेना है कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एकादि सूत्रता हो जाएगी और उसके कारण मंगोली जड़ता रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी पर आप लोग सही टिक लगा दीजिए, यही आपका सही ऑप्शन हो जाता है। तो इस पेज पर हम लोगों ने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है, तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए और साथ ही में यहाँ पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीमनेट एजुकेशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा है। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इस पेज को आप मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक ही बार भले पूछा गया लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। ठीक है, कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी और ये आपका अति लघु में भी आता है, तो इसीलिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन आपका दिया गया फ्लेमिंग ने, दूसरा आपका दिया गया वीजमान ने, तीसरा आपका दिया गया स्मिथ ने और चौथा आपका दिया गया आर्बर ने। तो पेनिसिलिन की जो खोज थी उन्होंने किया था, फ्लेमिंग ने किया था। तो इसीलिए आप लोग इस पर यानी कि ऑप्शन नंबर ए पर सही टिक लगाएंगे। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन अब हमारा इसमें हो जाता है कि डीएनए का रासायनिक चाकू है, यानी कि डीएनए को किस प्रकार से काटते हैं रासायनिक चाकू, उसका कौन सा है, तो वो आपको इसमें बताना। 2017 में 22 में 2 बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए का रासायनिक चाकू कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें दिया गया लाइगेज, दूसरा आपका दिया गया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, तीसरा आपका दिया गया पॉलीमरेज और चौथा आपका दिया गया न्यूक्लिएज। तो डीएनए का जो रासायनिक चाकू है जो डीएनए को काटता है वो आपका हो जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो इसीलिए आप लोग इस वाले ऑप्शन पे ऑप्शन नंबर बी पर सही टिक लगा देंगे। तो इस प्रकार से अभी तक हम लोगों ने महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को देखा है। अब हमारी बारी है इसमें 1 नंबर, 2 नंबर तथा 3 नंबर वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है आपकी बोर्ड परीक्षा में आने की, उन प्रश्नों को अब हम लोग करने वाले हैं।
तो इसमें अब हमारा जो पहला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि प्लाज्मिड क्या है, स्पष्ट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में, 8 में, 11 में, 16 में, 17 में आया हुआ है कि प्लाज्मिड क्या है। इसको आपको समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो इसीलिए प्लाज्मिड क्या होता है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे। क्या होता है प्लाज्मिड, आइए हम लोग इसका आंसर आपको बताते हैं। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा कि प्लाज्मिड क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में आप लोग बताएंगे कि ये जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, जो कि प्लाज्मिड जो आपका होता है, यह आपका जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका कि जो आपका प्लाज्मिड होता है, ये आपका जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, जो कि आपका एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, और इसे ही हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, आराम से आपको याद हो गई होगी कि ये जीवाणु में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ है, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, इसे हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। आगे आप लोग इसमें बताएंगे कि प्लाज्मिड प्रायः जीवाणुओं व ईस्ट में पाए जाते हैं। इनका प्रयोग हम लोग डीएनए पुनर्योगक तकनीक में संवाहक के रूप में करते हैं। आगे आप लोग बताएंगे कि टीआई जो आपका होता है, आपका हो जाता है प्लाज्मिड एग्रो बैक्टीरियम, जो आपका होता है ट्यूमीफेसियंस जीवाणु से प्राप्त होता है। टीआई प्लाज्मिड आपका किससे प्राप्त होता है, तो बता सकते हैं एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जीवाणु से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मिड क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी है। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है। तो इसको अच्छे तरीके से आपको समझ लेना इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि बायोगैस क्या है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है कि बायोगैस क्या है, और कभी कभी पूछ लेता है कि बायोगैस के घटक बताइए। तो उसको भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। मैं बता दूंगा इसमें आंसर में, आप लोग नोट करके याद कर लेना, और जो भी लोग टॉपर ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनको इसका पीडीएफ टॉपर ग्रुप के अंतर्गत मिल जाएगा। तो इसका उत्तर आप लोग बताएंगे कि बायोगैस क्या है। तो इसमें आप लोग बता सकते हैं कि बायोगैस जो आपका होता है, वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आपको पता होगा कि जो बायोगैस होता है, वह विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, जो आपका अवायवीय सूक्ष्म जीवों यानी कि मेथोजन के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो बायोगैस क्या है? बायोगैस विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जो आपका अवायवीय सूक्ष्म जीवों यानी कि मेथेनो के द्वारा घरेलू तथा कृषि अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके उत्पन्न किया जाता है। बायोगैस में 50 से 70% मीथेन, 30 से 40% CO2 तथा अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन, एथिलीन, एसिटिलीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S गैसें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बायोगैस के घटक भी याद कर सकते हो कि बायोगैस में 50 से 70% तक मीथेन पाई जाती है, 30 से 40% तक CO2 पाई जाती है तथा अल्प मात्रा में इथेन पाई जाती है, प्रोपेन पाई जाती है, एथिलीन पाई जाती है, एसिटिलीन पाई जाती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा H2S पाई जाती हैं। बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हो। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे आप लोगों ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा, और यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले पेज पर बढ़ते हैं और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। यानी कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था, ये चीज हमको इसमें बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा गया, 2009 में, 12 में, 15 में, 22 में। ये चीज लिखने का बस यही कारण है कि आपको पता चले कि कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है, कितनी बार आया है, और आप लोग उसके अंदाजे से आप लोग उसको याद कर सकते हो, क्योंकि महत्वपूर्ण है तभी आ रहा है हर बार। तो इसीलिए आपको उसको अच्छे तरीके से याद करना है। तो मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों को अध्ययन किया था, वो हमको सबसे पहले से बताना है। फिर हम लोग उसका उदाहरण भी देख लेंगे। तो आप लोग बताएंगे कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप के 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था। ठीक है, 7 जोड़ी अलग अलग लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था। जैसे कि आप लोग बता सकते हैं कि बीज का रंग हो गया, बीज का आकार हो गया, पुष्प का रंग हो गया, पुष्प की स्थिति हो गया। तो इसी प्रकार से उन्होंने 7 जोड़ी लक्षणों का तुलनात्मक चयन किया था। समझ गया कि मेंडल ने मटर के पौधे में
7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था और साथ ही में इस प्रकार से आप लोग उसका उदाहरण बता सकते हैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। जो आपका पूरा क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। इंपॉर्टेंट है, 2019 में, 22 में, 23 में 3 बार पूछा गया है। लीडिंग कोशिकाएं क्या कार्य होते हैं हम लोग को बताना है। आप लोग बता सकते हैं कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है लीडिंग कोशिकाओं के कार्य। तो आप लोग एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि वृषण की लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं, याद रख लेना है, जो नर के सहायक जनन अंगों तथा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होती हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। इसे भी नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कि अनिषेक जनन को परिभाषित कीजिए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 2020 में, 22 में 2 बार पूछा गया है कि अनिषेक जनन क्या होता है। आप लोग इसका उत्तर बताएंगे कि बिना निषेचन के अर्थात अनिषेचित बीजांड द्वारा अगुणित भ्रूण एवं बीज का विकसित होना अनिषेक जनन कहलाता है। उदाहरण आप लोग बता सकते हैं धतूरा, आलू आदि। तो इस प्रकार से आपका ये अनिषेक जनन हो जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अनिषेक जनन का अर्थ यही होता है कि बिना निषेचन के जो आपका अनिषेचित बीजांड होता है द्वारा उसके भ्रूण एवं बीज का विकास हो जाए तो उसको ही हम लोग अनिषेक जनन बोलेंगे। और यदि आपसे कोई पूछे कि अनिषेक जनन का उदाहरण बताओ तो आप लोग बता सकते हैं धतूरा तथा आलू अनिषेक जनन के उदाहरण है। तो इसे भी नोट करो। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका हो जाता है कि लिंग सहलंग को परिभाषित कीजिए और मनुष्य में लिंग सहलंग वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए। यानी कि लिंग सहलंग वंशागति के द्वारा उत्पन्न रोग के नाम भी हम लोग को इसमें बताने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया। 2006 में, 8 में, 14 में, 20 में, 22 में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंग सहलंग लक्षण क्या है। इसका उत्तर आप बताएंगे कि प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति लिंग से संबंधित होती है। आपको ये चीज यहाँ पर याद रखना है कि प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की जो वंशागति होती है वो आपका लिंग से संबंधित होती है। अतः इनका जो नियमन होता है लिंग गुणसूत्रों से द्वारा ही होता है। तो ये लक्षण ही आपके लिंग सहलंग लक्षण कहलाते हैं। और जो लिंग सहलंग लक्षण के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम थे उसमें आप लोग बता सकते हैं वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। ये दोनों रोग जो आपके हैं वो आपका लिंग सहलंग लक्षण की वंशागति के द्वारा ही उत्पन्न होने वाले रोग हैं। तो इस प्रकार से वाला जो क्वेश्चन था कि लिंग सहलंग लक्षण को परिभाषित कीजिए और मनुष्य में लिंग सहलंग लक्षण की वंशागति के द्वारा उत्पन्न व्याधियों के नाम लिखिए, तो मैंने आपको समझा दिया है। तो इसे भी नोट कर लो और साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करेंगे अगले पेज पर बढ़ेंगे और वहां पर हम लोग कुछ और भी महत्वपूर्ण 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर और वहां पर हम लोग महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल आते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं। इसे आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं। तो आज वाला आपका होने वाला है कि डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2005 में, 6 में, 7 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 14 में, 16 में, 19 में, 22 में, 23 में, यानी कि बहुत बार, यानी कि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको डीएनए तथा आरएनए में क्या अंतर होता है उसको अच्छे से समझ लेना है। ये दोनों आपके अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं कि डीएनए क्या होता है उसके बारे में बताइए, तो आप लोग इतना लिख दोगे और यदि आपसे आरएनए के बारे में पूछ ले तो आप लोग इतना लिख सकते हो। और यदि आपका ये दोनों अंतर में पूछा जाएगा जो कि आपके हर साल पूछा जाता है तो आप लोग ये पूरा लिखोगे। तो क्या क्या लिखोगे पूरा चीजें मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगा दो इस प्रकार से, फिर हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग इधर डीएनए का हेडिंग लगा दोगे, इधर आप लोग आरएनए का हेडिंग लगा दोगे। तो इसमें आप लोग डीएनए में पहला पॉइंट बताओगे कि यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। जो डीएनए आपका होता है ये आपका मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, तो इसलिए आप लोग पहला पॉइंट इसमें अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आरएनए में पहला पॉइंट देखते हैं। तो डीएनए में मैंने आपको बताया कि आपका केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन जो आपका आरएनए होता है ये आपका मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में जो एक एक पॉइंट थे मैंने दोनों आप एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है। फिर हम लोग अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब डीएनए में हमारा अगला पॉइंट हो जाता है कि इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो
न्यूक्लिक अम्ल है। यानी कि जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म हमसे पूछा जा सकता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि डीएनए का पूरा नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसे आपको याद रखना है। फिर आपको इसमें बताना है कि आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आरएनए होता है इसका पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यानी कि जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और जो आपका आरएनए होता है इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से इसमें दो दो पॉइंट आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो इन दोनों पॉइंट को आप लोग नोट कर लो जल्दी से। फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब डीएनए में आपका जो तीसरा पॉइंट हो जाता है वो क्या हो जाता है कि इसमें एजीटीसी, यानी कि ए मतलब होता है एडेनिन, जी मतलब होता है ग्वानिन, टी मतलब होता है थाइमिन, और सी मतलब होता है आपका साइटोसिन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना कि जो डीएनए होता है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। और वहीं पर यदि हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में भी आपका सेम पाया जाता है, बस केवल जो आपका थाइमिन होता है, थाइमिन की जगह पर आपका यूरेसिल पाया जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो आपका आरएनए होता है इसमें आपका एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल तथा साइटोसिन क्षारक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट का कंप्लीट हो गया। तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब डीएनए में हमारा अगला पॉइंट हो जाता है कि यह आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। जो आपका डीएनए होता है आपका आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। वहीं पर यदि हम लोग आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए जो आपका होता है वो आपका प्रायः प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, मुख्यतः क्या करता है आरएनए, आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार से डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरह से बता दिया है। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में कितनी बार आया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार। यानी कि क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 13 बार पूछा गया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा 2024 की बोर्ड परीक्षा में भी। तो इसे आप लोग जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आपका ये क्वेश्चन अति लघु में भी आता है, लघु में भी आता है और दीर्घ में भी पूछा जा सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं? मानव जीवन में इसके उपयोग पर प्रकाश डालिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 बार पूछा भी गया है, 2016 में, 19 में, 20 में और 22 में। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2024 में इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आपका होता है आखिर क्या होता है, और मानव जीवन में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या महत्व होता है। इसको हम लोग आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ में इस वाले क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि डीएनए और आरएनए में अंतर, जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण है, उसको तो तैयार करना ही करना है। उसके बाद में फिर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पूरी जानकारी हम लोग आपको बताएंगे कि अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, अगर अति लघु में आएगा तो भी आपको इसी में से थोड़ा-सा लिख देना है, लघु में आएगा तो भी आपको मैं बताऊँगा कितना लिखना है, और दीर्घ में आ जाता है तो भी मैं आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा। तो सबसे पहले आप लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा बताएँगे, तो आप लोग बताएँगे कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से यदि ये क्वेश्चन आपका अति लघु में आता है तो आपको बस इसकी परिभाषा लिख देनी है। तो क्या लिखोगे आप लोग कि डीएनए का एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की जो मैचिंग के द्वारा जब हम लोग किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं तो उसको ही हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। और यदि आपसे क्वेश्चन अति लघु में आएगा तो आप लोग इतना कर देंगे। फिर आप लोग आगे इसमें बताओगे कि जो आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, यदि आपसे अति लघु में या फिर बहुविकल्प में पूछ लिया जाए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी, तो आप लोग बता सकते हैं कि इस तकनीक की खोज एलेक्स जेफरी ने सन 1986 ईस्वी में की थी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर प्रकार के प्रश्न में अगर ये क्वेश्चन आता है अति लघु में आए तब भी आप लोग ये कर सकते हो, लघु और दीर्घ में तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आगे आप लोग बताओगे कि प्रत्येक जीव की जो डीएनए संरचना होती है तथा आनुवांशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है। यानी कि जो आपका प्रत्येक जीव होता है उसमें जो डीएनए संरचना होती है वो सबसे भिन्न होती है। यानी कि किसी भी जीव में एक जैसा नहीं होता है, हर एक जीव का अलग अलग डीएनए संरचना होती है। तो इसीलिए आप लोग ये पॉइंट भी याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में जो जानकारी आपको पता होनी चाहिए आप लोगों ने जान लिया है।
अब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि को समझेंगे कि किस विधि के द्वारा हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं, किससे करते हैं, किस प्रकार से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर होती है, उसको अब हम लोग समझेंगे। क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन अति लघु में आएगा तो आपको इतना कर सकते हो, लेकिन जब आपका लघु में आएगा फिर दीर्घ में आएगा तो फिर आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि भी बतानी पड़ेगी और साथ ही में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या उपयोग होते हैं उसको भी बताना पड़ेगा, यानी कि उसका महत्व भी बताना पड़ेगा। तो अब हम लोग आगे इसमें समझेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि किस प्रकार से होती है। बहुत ही सिंपल सा है, कुछ इसमें करना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल सा 2-4 लाइन आपको समझ लेना है, बस आपको समझ जाओगे पूरा क्वेश्चन कैसे है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग बताओगे कि डीएनए को पृथक करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, डीएनए को पृथक करेंगे। अब डीएनए हम लोग शुक्राणु से भी कर सकते हैं, रक्त से भी कर सकते हैं, कंकाल से भी कर सकते हैं। तो जहां से भी हमको डीएनए मिलेगा वहां से हम लोग डीएनए को पृथक कर लेंगे। शुक्राणु से मिले तो शुक्राणु से, रक्त से मिले तो रक्त से, कंकाल से मिले तो कंकाल से। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट इसमें आपका आता है विधि में कि डीएनए को काटना, यानी कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, अब डीएनए को काटेंगे। फिर तीसरा पॉइंट आप लोग इसमें करोगे जेल विद्युत कण संचालन करना। पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग डीएनए को पृथक करोगे किसी भी चीज से, जैसे आप शुक्राणु से करते हो या फिर रक्त से करते हो या फिर कंकाल से करते हो। उसके बाद में फिर हम लोग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा उसको काटेंगे। फिर हम लोग जेल विद्युत कण संचालन करेंगे और फिर हम लोग चौथा पॉइंट जिसमें आपका हो जाएगा प्रोब का वीएनटीआरएस के साथ हम लोग जोड़ देंगे और फिर लास्ट में हम लोग फिंगरप्रिंट निकालेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी विधि होती है। 5 पॉइंट आप लोग समझ जाओगे, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। तो इतना आप लोग लिख दोगे, अगर ये क्वेश्चन आता है आपसे बोर्ड परीक्षा में तो ये भी आपको लिखना ही पड़ेगा। फिर इसमें लास्ट में आपको समझना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग बताइए। तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। तो हम लोग यहाँ पर 4 पॉइंट आपको बताएंगे और आप लोग अपने हिसाब से भी इसमें अगर कोई पॉइंट ऐड करना चाहो, बोर्ड एग्जाम में अगर कोई पॉइंट आपको नहीं भी याद आ रहा हो तो आप लोग ऐड कर सकते हो, क्योंकि मूवी वगैरह देखते हो तो उसमें आपको सारी चीजें पहले से पता होंगी। पहला पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, पैतृत्व निर्धारित करना, यानी कि पैतृत्व निर्धारित करने में हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा है, उसके पिता का पता लगाने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोग बता सकते हैं कि व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में, यानी कि मान लीजिए कोई भी मर्डर हो जाता है तो अगर मान लीजिए व्यक्ति ने नहीं किया है, उसका कोई हाथ का निशान वगैरह नहीं है वहां पर, तो फिर उसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से उसको निर्दोष भी साबित कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ऐसा हम लोग इसमें बता सकते हैं कि हत्या या फिर बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में, यानी कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए हत्या करके चला जाता है, तो अगर वो किसी भी चाकू को छूता है या फिर उसको मारता है तो उसका जो हाथ का जो निशान होगा उसके शरीर पे पड़ जाएगा और उसी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सहायता से ही हम लोग दोषी की पहचान कर सकते हैं कि किसने इसका मर्डर किया है फिर बलात्कार किया है। तो ये पॉइंट आप लोग याद कर सकते हो, महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आपका हो जाता है कि बाढ़ या फिर भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में, यानी कि ऐसा होता है कि बाढ़ या फिर भूकंप में जब कोई व्यक्ति मारा जाता है तो ऐसा होता है कि कभी-कभी उसकी लाश पहचान में नहीं आती है, तो उसको पहचान करने के लिए भी हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। दोनों जो क्वेश्चन थे आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग एक बार अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद वो आपका होने वाला है कि समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी से क्या तात्पर्य है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 10 में, 11 में, 15 में और 22 में, यानी कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 5 बार क्वेश्चन आपके आया हुआ है। तो इसीलिए आपको इसको पता होना चाहिए कि समयुग्मजी क्या होता है और साथ ही में विषमयुग्मजी क्या होता है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि समयुग्मजी का परिभाषा क्या होता है और साथ ही में उसका उदाहरण क्या होता है। और इसी प्रकार से आपको विषमयुग्मजी के बारे में भी उसकी परिभाषा एवं उसका उदाहरण पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समयुग्मजी की बात कर लेते हैं और समयुग्मजी का सबसे पहले हम लोग उत्तर देखेंगे, यानी कि उसकी परिभाषा को देखेंगे। उसके बाद हम लोग विषमयुग्मजी की बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग समयुग्मजी हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि जब एक लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, जब एक लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम लोग समयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग बता सकते हो कि लंबापन, जिसमें आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, कैसे हैं, समान प्रकार के हैं। वहीं पर यदि हम लोग बौनापन की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, ये भी आपका स्मॉल टी यानी कि ये भी समान प्रकार का है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जब एक लक्षण के 2 जीन होते हैं, जब समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम लोग समयुग्मजी कहते हैं। उदाहरण में आप लोग लंबापन, जिसमें आपको कैपिटल टी बता सकते हो और साथ ही में बौनापन में स्मॉल टी बता सकते हो। तो इस प्रकार से समयुग्मजी हो जाता है। फिर हम लोग विषमयुग्मजी की बात करें तो इसमें आप लोग बता सकते हो कि यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन्स जो आपके होते हैं वो असमान या फिर अलग अलग होते हैं तो उससे हम लोग विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए शंकर लंबा पौधा, उदाहरण में आप लोग बता सकते हो शंकर लंबा पौधा। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, लंबापन या तो हो रहा था या फिर बौनापन हो रहा था। तो लंबापन में आप लोग कैपिटल टी स्मॉल थे और बौनापन में आपका हो रहा था स्मॉल टी। लेकिन जब आप लोग शंकर लंबे पौधे की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि क्या होगा, ये मध्य में, यानी कि
ना बौना होगा और ना ही बहुत ज़्यादा लंबा होगा, यानी कि बौना और लंबे के बीच में आपका ये होगा, तो इसीलिए हम इसको संकर लंबा पौधा बोल देंगे और ये आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। तो ये आपका विषम युग्मजीव होता है और ये आपका समयुग्मजीव होता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, समयुग्मजीव की परिभाषा में आप लोग बताओगे कि जब एक लक्षण के दो जीन समान प्रकार के होते हैं तो हम लोग समयुग्मजीव बोलते हैं। उदाहरण के रूप में हम बता सकते हो लंबापन कैपिटल टी, बौनापन स्मॉल टी। विषम जब आप लोग बताओगे कि यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन्स असमान या फिर अलग अलग होते हैं तो उसे हम लोग विषम युग्मजीव कहते हैं। उदाहरण में आप लोग बता सकते हो संकर लंबा पौधा यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। ये भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंडल के प्रभाविता का नियम जो आपका होता है बहुत ही महत्वपूर्ण आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में 2017 में, 18 में, 19 में, 22 में और 23 में, यानी कि लगातार पूछा जा रहा है। तो इसीलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना पड़ेगा ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से कर पाओ। तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। पहले आप लोग क्वेश्चन लगाओगे इस प्रकार से, उसका फिर आप लोग उत्तर लिखना स्टार्ट करोगे कि प्रभाविता का जो नियम होता है किस प्रकार से होता है ये समझते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाओगे प्रभाविता का नियम, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच हम लोग संकरण कराते हैं, जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इससे ही हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपकी प्रथम पीढ़ी जो होगी उसमें आपके केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे और इसे ही हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रख लेना, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना इस प्रकार से, उदाहरण के रूप में आप लोग समझ सकते हो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ही जोड़ी के अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण करा रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या ले रहे हैं, शुद्ध लंबा ले रहे हैं, साथ ही में शुद्ध बौना ले रहे हैं। तो शुद्ध लंबा आपका हो जाएगा कैपिटल टी और शुद्ध बौना आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो यहाँ से जो आपका युग्मक बनेगा आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, केवल कैपिटल टी हो जाएगा और यहाँ का जो युग्मक आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा स्मॉल टी। तो इस प्रकार से आपका हो गया। फिर ये दोनों जो आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हो कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, इसे हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि जो आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा ये आपका 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे जब हम लोग एक जोड़ी वाले अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराएंगे और साथ ही में, और इस नियम को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। जनक आपका हो जाएगा शुद्ध लंबा शुद्ध बौना, इसमें हम लोग क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं और फिर आपका यहाँ से युग्मक बनता है। फिर युग्मक जब आपका आपस में मिलता है तो यहाँ से आपका कह सकते हैं कि प्रभाविता का जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो इसीलिए आप बता सकते हो कि ये आपका प्रभाविता का नियम होता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा को बता देना है, उसके बाद में फिर आपको ये भी लिख करके बता देना, इस प्रकार से ग्राफ बना देना, इस प्रकार से आपको समझा देना लिख करके, ताकि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे पूरी चीज़ों को, तो इसे आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। सारे प्रश्न जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं सभी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि आनुवांशिक रोग क्या है, डाउन सिंड्रोम यानी कि मंगोली जड़ता वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है और उसके क्या लक्षण होते हैं। अभी भी बोर्ड परीक्षा में 2006 में, 7 में, 10 में, 11 में, 15 में, यानी कि 5 बार पूछा गया है। क्वेश्चन आपका हो जाता है कि आनुवांशिक रोग क्या है। सबसे पहले हम लोग को उस चीज को बताना है, फिर हम लोग को डाउन सिंड्रोम यानी कि मंगोली जड़ता वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है उसको बताना है। उसके बाद फिर जिस भी व्यक्ति को मंगोली जड़ता यानी कि डाउन सिंड्रोम हो जाता है उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उसके बारे में भी हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले आप लोग बताओगे अनुवांशिक रोग के बारे में, क्योंकि पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा गया है कि अनुवांशिक रोग क्या है। तो आप लोग अनुवांशिक रोग की हेडिंग लगाओगे, फिर आप लोग लिखना स्टार्ट करोगे कि वह रोग जिनका वाहन जीन्स या गुणसूत्र द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण होता है अनुवांशिक रोग कहलाते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हो डाउन सिंड्रोम और वर्णांधता, ये दोनों आपके अनुवांशिक रोग के उदाहरण हैं। और ये रोग आपका इस प्रकार से होता है कि इसमें आप लोग परिभाषा में बता ही सकते हैं कि वह रोग जिनका वाहन जीन्स करे या फिर गुणसूत्र द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किया जाता है उसे हम लोग अनुवांशिक रोग बोलते हैं। उदाहरण में मैंने आपको बता ही दिया है, डाउन सिंड्रोम और वर्णांधता। फिर आगे हमसे पूछा गया था इसमें कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो अब आप लोग डाउन सिंड्रोम के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि ये जो आपका डाउन सिंड्रोम होता है
या आपका अलग से भी पूछा जा सकता है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है बताइए, तो आप लोग ये चीज़ बता सकते हो कि जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है तो इसे हम लोग डाउन सिंड्रोम या फिर एकादी सूत्रता बोलते हैं, और इसे हम लोग मंगोली जड़ता भी कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 47 हो जाती है, क्योंकि होना ये चाहिए कि 21वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें भी आपके 2 ही गुणसूत्र होने चाहिए, लेकिन जब 2 के बजाय 3 हो जाएगा तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। और फिर आपका जो मनुष्य होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 46 की जगह 47 हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग बता सकते हो कि डाउन सिंड्रोम जो आपका होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 47 होती है। इस प्रकार से डाउन सिंड्रोम के बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिस भी व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो जाता है उसमें कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण में आप लोग बता सकते हो कि इनकी जो गर्दन होती है वो मोटी हो जाती है, त्वचा खुरदरी हो जाती है, जीभ मोटी हो जाती है, आदि प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। और वहीं पर इनकी 16 से 17 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, तो इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में 2012 में, 16 में, 18 में, 19 में, 22 में, 20 में, यानी कि एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, प्लस में आपके बोर्ड परीक्षा में 6 बार पूछा भी गया है। तो इसीलिए क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसे तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो हम लोग को यहाँ पर अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पूरी जानकारी देनी, किस प्रकार से अपूर्ण प्रभाविता होता है। तो आप लोग बताओगे सबसे पहले कि अपूर्ण जो प्रभाविता होती है, अपूर्ण प्रभाविता, इसकी खोज की थी कार्ल कारेंस नामक वैज्ञानिक ने गुलाबासी पौधों में की थी। यानी कि जो अपूर्ण प्रभाविता होती है इसकी खोज कार्ल कारेंस ने गुलाबासी पौधों में किया था। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ यहाँ पर याद रखोगे कि यदि आपसे कोई पूछ ले कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी और किसमें की थी, तो आप लोग बता सकते हो कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कारेंस ने की थी और गुलाबास के पौधे में की थी। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब हम लोग अपूर्ण प्रभाविता की टिप्पणी के बारे में बात करेंगे, यानी कि उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग बता सकते हो कि जब दो अलग-अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, बल्कि दोनों लक्षणों के मध्य के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो अलग-अलग उपलक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें ना ही आपके प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे और ना ही अप्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, बल्कि प्रभावी और अप्रभावी के बीच के लक्षण दिखाई देंगे। तो उसे ही हम लोग अपूर्ण प्रभाविता बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझ भी सकते हैं कि जैसा कि मान लीजिए आप लोगों ने दो अलग-अलग उपलक्षणों वाले पौधों को लिया है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए लाल पुष्प लिया है और सफेद पुष्प लिया है। तो इन दोनों के बीच में जब हम लोग संकरण कराएँगे तो क्या चीज़ें प्राप्त होंगी उसे हम लोग को समझना है। लाल पुष्प को हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करेंगे और आपका जो यानी कि जो सफेद पुष्प है इसको हम लोग स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका लाल पुष्प है यहाँ से आपका युग्मक निकल कर के आएगा कैपिटल आर, और जो आपका सफेद पुष्प है यहाँ से आपका युग्मक निकल कर के आएगा स्मॉल आर। तो ये दोनों जो आपस में मिलेंगे आपके, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर यहाँ से आपका बन जाएगा संतान, जो कि आपकी 100% गुलाबी पुष्प होगी। यानी कि ना ही वो आपकी पुष्प जो आपकी होगी वह ना ही लाल होगी और ना ही वह सफेद होगी, बल्कि वो दोनों के मध्य में होगी, यानी कि गुलाबी होगी। तो इसलिए आप बता सकते हो कि जो आपकी F1 पीढ़ी होगी उसमें जो संतान प्राप्त होगी वो आपकी कैसी होगी, गुलाबी पुष्प होगा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए। फिर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इसको और इसी के साथ एक और लेकर के आते हैं, फिर दोनों को हम लोग जब संकरण कराएँगे तो फिर क्या होगा उसे भी आइए समझ लेते हैं। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, 100% जो गुलाबी पुष्प हैं इनका हम लोग इन्हीं के साथ में संकरण कराएँगे इस प्रकार से कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, संकरण कराएँगे हम लोग कैपिटल आर और स्मॉल आर से। तो क्या होगा, यहाँ से आपका युग्मक निकल कर के आएगा कैपिटल आर और यहाँ से आपका युग्मक निकलेगा स्मॉल आर, और वही सेम चीज़ यहाँ से भी निकल कर के आएगी कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो इसका जब हम लोग खाना बना करके निकालेंगे तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा, कैपिटल आर ऊपर लिखोगे आप लोग, स्मॉल आर लिखोगे, फिर नीचे आप लोग कैपिटल आर और स्मॉल आर लिखोगे, फिर आप लोग जो इससे कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर, और जब आपका कैपिटल आर का स्मॉल आर से कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब आप लोग क्या करोगे, स्मॉल आर को कैपिटल आर से कराओगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब आप लोग स्मॉल आर का स्मॉल आर से कराओगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। यानी यहाँ पर जब आप लोग अनुपात की बात करेंगे तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक जो पुष्प प्राप्त होगा आपका होगा लाल पुष्प, और एक आपका होगा सफेद पुष्प। बाकी जो दो पुष्प प्राप्त होंगे आपको कैसे होंगे, गुलाबी पुष्प। यानी कि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आपका हो जाएगा 1:2 और रेशियो 1, और आपका जीनोटाइप रेशियो हो जाएगा 1:2 रेशियो 1। तो इस प्रकार से आपका अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पूर्ण जानकारी मैंने आपको समझा दी है। तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। साथ ही में यदि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार छोटा सा लाइक कर दीजिए। फिर हम लोग तो आज होने वाला है वो आपका होने वाला है आवर्तबीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये जो आपका क्वेश्चन होता है ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है।
इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ सभी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को तैयार करो, अभी भी आपके पास समय है। और जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सभी को अब यदि आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। उम्मीद कीजिए या कह सकते हैं ट्रस्ट रखिए आप लोग हमारे ऊपर। हम आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये जो क्वेश्चन होता है आपका जो चैप्टर हो जाता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, उस चैप्टर का ये क्वेश्चन होता है। और उस चैप्टर में आपके 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। एक आपका होता है आवर्तविधि पादपों में लघु बीजाणु जनन और एक आपका होता है गुरु बीजाणु जनन। तो ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का जो आपका दूसरा प्रश्न होने वाला है आपका होने वाला गुरु बीजाणु जनन। तो ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो दोनों को हम लोग अच्छे तरीके से करेंगे। अब इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको थ्योरी में करना है इसका आंसर। उसके साथ-साथ चित्र भी मैं आपको बताऊँगा, इस प्रकार से आपको चित्र भी क्वेश्चन में बनाना है ताकि आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिलें। यदि आप लोगों ने चित्र वगैरह सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से बनाया, तो आप लोगों को पूरे-पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखो और साथ ही में यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, आपके काम का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इन्हीं सारी चीज़ों को करने में आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। और अच्छा लगना ही चाहिए क्योंकि सारे प्रश्न तो मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, सब कुछ तो बता रहा हूँ। अब आपको और क्या चाहिए? अगर आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लिया तो 70 में 70 नंबर पक्का करोगे। तो अब आपको इसमें चाहिए ही क्या? तो सारी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पर समझा ही रहा हूँ। तो चलिए अब हम लोग इसका उत्तर देखते हैं, ठीक है? क्या देखेंगे हम लोग? अब इसको हम लोग उत्तर देखेंगे। तो उत्तर में सबसे पहले आप लोग को क्या बताना है? सबसे पहले गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा आपको बताना है। अब ये जो क्वेश्चन है गुरु बीजाणु जनन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है कि गुरु बीजाणु की परिभाषा बताओ। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हो कि बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्धन की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा होती है, आप लोग आराम से याद कर सकते हो कि बीजांड तथा भ्रूणकोश के परिवर्धन की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और उसी प्रक्रिया को यानी कि बीजांड तथा भ्रूणकोश की परिवर्तन की प्रक्रिया को ही हम लोग नीचे पूरा समझने वाले हैं और उसका चित्र भी देखने वाले हैं, ठीक है? तो वही आपका गुरु बीजाणु जनन होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या याद किया? आप लोगों ने याद किया गुरु बीजाणु जनन की परिभाषा। तो परिभाषा आप लोग याद कर लो जल्दी से, फिर हम लोग इसकी पूरी थ्योरी देखेंगे और साथ में चित्र देखेंगे कि किस प्रकार से आपको बताना है कि बीजांड तथा भ्रूणकोश का परिवर्धन किस प्रकार से होता है और उस प्रक्रिया को हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ यहाँ पर चित्र दिखा देता हूँ, चित्र आपको समझा देता हूँ। जब आप लोग चित्र समझ जाओगे तो थ्योरी आप लोग अपने अपने आप से ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन चीज़ होती है चित्र। चित्र यदि आप लोगों ने समझ लिया तो फिर आपको थ्योरी में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। यदि आप भूल भी जाते हो थ्योरी तो आप लोग को चित्र याद होगा तो आप लोग वहाँ चित्र से चित्र भी बना दोगे और साथ में थ्योरी भी लिख दोगे। तो मैं आपको सबसे पहले चित्र समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग ध्यान देना क्या है ये आपका बीजांड है, ठीक है? यहाँ बीच में क्या है आपका बीजांड काय है। अब बीजांड काय में बहुत सारी कोशिकाएँ उपस्थित हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने बना दिया है। अब इन कोशिकाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं मृदुतक कोशिकाएँ। अब इन्हीं कोशिकाओं में से एक कोशिका आपकी बड़ी हो जाती है। अब बड़ी हो जाने के बाद इसका जो केंद्रक होता है यानी कि जो ये आप लोग देख पा रहे होंगे इस कलर से मैंने इसको बना दिया है, ये कोशिका है आपकी। इसका केंद्रक जो होता है वो बड़ा हो जाता है, उसका कोशिका द्रव्य जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। इस कोशिका को हम लोग प्रपरशु कोशिका बोलते हैं। फिर प्रपरशु कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिससे 2 कोशिकाएँ बनती हैं। एक कोशिका आपकी होती है प्राथमिक द्वितीयक कोशिका और दूसरी कोशिका आपकी बनती है बीजाणुजनन कोशिका। बीजाणुजनन कोशिका में बिना किसी विभाजन के ही वो आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है, यानी कि 2 कोशिकाएँ यहाँ से बन जाती हैं। फिर आपका आगे क्या होता है जो आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, जो कि आपकी टूयन होती है। इसमें क्या होगा? इसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा जिसके फलस्वरूप आपके यहाँ पर 4 अगुरित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। अब 4 में से क्या होगा जो 3 कोशिकाएँ होंगी यानी कि जो 3 अगुणित कोशिकाएँ होंगी, वो आपके तुरंत ही नष्ट हो जाएँगी और उसमें से केवल 1 कोशिका जो होगी वही आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु के रूप में कार्य करेगा, ठीक है? अब इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? क्रियाशील गुरु बीजाणु या फिर हम लोग मादा एवंकोद्भिद बोल सकते हैं क्योंकि ये आपका जो क्रियाशील गुरु बीजाणु बचता है, यही आगे चल के मादा एवंकोद्भिद के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? तो यही चित्र था और यही सारी चीज़ें थी, यही पूरा प्रोसेस था। किस प्रकार से गुरु बीजाणु होता है वो सारा प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझा दिया है। अब इसकी थ्योरी किस प्रकार से आपको लिखना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन आखिर है क्या और उसमें क्या-क्या चीज़ें आपको करनी है। अब इसका उत्तर में आप लोग सबसे पहले यहाँ पर मैंने आपको इसकी परिभाषा तो बता ही दी थी कि गुरु बीजाणु की परिभाषा क्या होती है। अब इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे कि बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्धस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है
तथा इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि जो आपका बीजांडकाय होता है इसमें से एक कोशिका बड़ी हो जाती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा और केंद्रक इसका बड़ा हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रपुष्प कोशिका बोलते हैं। आगे इसमें आप लोग बताओगे कि प्रपुष्प कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका और का निर्माण होता है तथा भीतर की तरफ बीजाणुजन कोशिका का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो प्रपुष्प कोशिका है उसमें क्या होता है, उसमें आपका समसूत्री विभाजन होता है जिसमें से दो कोशिकाएं बनती हैं। एक आपका बनता है प्राथमिक भित्तीय कोशिका और एक आपका होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जो कि आपका पहले बीजाणुजन कोशिका होती है, लेकिन बीजाणुजन कोशिका में बिना किसी विभाजन के ही आपका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में कार्य करने लगता है। यही चीज यहाँ पर नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बिना के बीजाणुजनन कोशिका बिना विभाजन किए ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करता है। आगे आप लोग इसमें बताओगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इनमें से 3 अगुणित गुरु बीजाणु जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो आपका ये जो कोशिका होती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि जो ये वाली कोशिका होती है, इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। इसके फलस्वरूप 4 अगुणित गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, जिसमें से 3 आपके तुरंत ही नष्ट हो जाएंगे और केवल एक आपका बचेगा। तो वही चीज आप लोग यहाँ पर आगे बताओगे कि एक गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है। क्रियाशील गुरु बीजाणु भ्रूणकोश या मादा कोशिका में परिवर्तित होता है। यानी कि जो आपका एक गुरु बीजाणु बचता है, यही आपका गुरु बीजाणु जो आपका बचता है, ये आपका भ्रूणकोश या मादा कोशिका में परिवर्तित होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ गए होंगे, और गुरु बीजाणु जन की जो प्रक्रिया थी वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा ही दी है। अब इसमें कोई चीज बची नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन था पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। इसे जब आप लोग अपनी कॉपी में लिखोगे, वैसे मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। जब इसे आप लोग अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी में लिखोगे तो ये कम से कम आपका 2.5 पेज में आएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये कम से कम आपका 2.5 पेज में आएगा, क्योंकि ये का जो चित्र है ये मैंने छोटे-छोटे बना दिए हैं। इसका चित्र आप लोग थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा बनाना, ताकि आपका जो पेज है थोड़ा-सा ज़्यादा घेरे, ठीक है? क्योंकि आप लोग जब ज़्यादा दिखाओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोग लिखोगे, आंसर भी लिखोगे, लेकिन जब आप ज़्यादा दिखाओगे ना तो फिर अच्छा लगता है देखने में भी, और साथ ही में नंबर भी आपको अच्छे मिलते हैं। तो ये जो आपका जो थ्योरी है आपका कम से कम 2 पेज में आएगी, और साथ ही में इसका जो ये चित्र है आपका 1 पेज में आपका ये चित्र आराम से आ जाएगा, क्योंकि उसकी कॉपी जो होती है वो इस तरीके से नहीं होती, वो आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है? तो उसमें आप लोग आराम से इसको बनाओगे तो अच्छे तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। कोई भी एक नंबर आपका इसमें कटने नहीं वाला, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। सिंपल सी चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हर एक डायग्राम भी मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। तो गुरु बीजाणु जनन की जो पूरी प्रक्रिया थी, सचित्र वर्णन मैंने आपको समझा दिया है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, वो आपका होने वाला है आनुवांशिकी क्या है? मेंडल के पृथक्करण, प्रभाविता तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज का ये आपका होने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जो मेंडल के नियम होते हैं वो बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, और उनकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है आपके बोर्ड परीक्षा में आने की। तो इसीलिए आप लोग मेंडल के जो तीनों नियम है उसको अच्छे से समझ लेना है। यदि आपसे दीर्घ में नहीं तो आपका अति लघु में आ जाएगा, नहीं तो आपका लघु में आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन आपके सभी फॉर्मेट में बनते हैं। चाहे आपके बहुविकल्पी की बात करेंगे तो वहां पर भी इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। चाहे आपके अति लघु, लघु या दीर्घ की बात करेंगे तो उसमें भी आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसको अच्छी तरह से तैयार ही कर लेना है। तो क्वेश्चन हमारा होता है अनुवांशिकी क्या है और मेंडल के पृथक्करण, प्रभाविता एवं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या कीजिए। ये तीनों जो आपके नियम है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट का टिक लगा लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपका होने वाला है, तो इसे आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना यदि आप अपने बायोलॉजी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले उत्तर डाल करके लिखना स्टार्ट करेंगे अनुवांशिकी के बारे में। तो आप लोग बताओगे कि अनुवांशिकीय विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशानुगति एवं विभिन्नताओं का अध्ययन होता है, यही आपका अनुवांशिकी कहलाता है। तो इस प्रकार से अनुवांशिकी क्या होता है आप लोग समझ लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे जो मेंडल के जो 3 नियम हैं, जो कि आपका पहला हो जाता है प्रभाविता का, फिर पृथक्करण, फिर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम को आपको समझना है अब, क्योंकि तीनों नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो यही चीज़ अब हम लोग नीचे करेंगे कि मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम होते हैं, जिसमें से आपका जो पहला नियम होता है वो आपका प्रभाविता का नियम होता है। तो क्या होता है प्रभाविता का नियम, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग, तो आप लोग इसमें बताओगे कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि जो प्रथम पीढ़ी आती है, तो उसमें जो आपके लक्षण दिखाई देते हैं, वो केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप लोग देख सकते हो कि जब हम लोग शुद्ध लंबा और साथ ही में शुद्ध बौना पौधा का जब क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है आपका
कैपिटल टी 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 यहाँ पर कैपिटल टी है, ठीक है? और यहाँ पर क्या है स्मॉल टी है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ से क्या आएगा आपका युग्मक आएगा टी, यानी कि कैपिटल टी यहाँ से युग्मक आ गया और यहाँ से आपका शुद्ध बहुना का स्मॉल टी यहाँ से आपका युग्मक आ गया। तो फिर जब इनमें संकरण होगा तो फिर आपका यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा, जो कि आपका हो जाएगा, जो आपके पौधे प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे? वो आपके जो प्रथम पीढ़ी जो आपकी आएगी उसमें जो पौधे प्राप्त होंगे वो प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे उसमें। तो प्रभावी लक्षण जो आपका लंबा जो होता है वही आपका प्रभावी होता है, बौना आपका अप्रभावी होता है। तो जो लंबा होगा वही आपका यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जो संतान प्राप्त होगी प्रथम पीढ़ी में, वो आपके 100% संकर लंबे जो पौधे होंगे वो प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से जो प्रभाविता का नियम होता है वो यही नियम होता है कि जब हम लोग एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। जो कि लंबा है, जो कि लंबा जो होता है वो प्रभावी लक्षण होता है, बौना आपका होता है अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा प्रथम पीढ़ी में। तो इसीलिए यहाँ पर जो संतान प्राप्त होगी वो आपकी 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से प्रभाविता का क्या नियम होता है आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब हम लोग इसके जो मेंडल का जो दूसरा नियम होता है उसको अब हम लोग समझते हैं। मेंडल का जो दूसरा नियम हो जाता है आपका हो जाता है पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण के नियम में आप लोग बताएँगे कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में यानी कि F1 पीढ़ी में केवल आगे हम लोग यहाँ पर पेज ले आते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं, तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, जैसा कि आप लोगों ने प्रभाविता के नियम में देखा था। आगे इसमें बताएँगे कि लेकिन दूसरी पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं, इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो पृथक्करण का नियम क्या होता है मैंने आपको बताया, जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी होगी तो दूसरी पीढ़ी में अप्रभावी और प्रभावी दोनों लक्षण दिखाई देंगे, एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाएँगे, ठीक है? तो इसे ही हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। सिंपल सा है, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं एग्ज़ाम्पल के माध्यम से। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया 2 जनक लिए। तो जनक में क्या था आपका, एक था आपका शुद्ध लंबा और उसका साथ में था एक शुद्ध बौना, यानी कि शुद्ध बौना और शुद्ध लंबा के बीच में जब हम लोगों ने संकरण कराया, तो यहाँ से क्या था कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है। तो यहाँ से जब हम लोग युग्मक निकालेंगे तो यहाँ पर आपका कैपिटल टी आ जाएगा युग्मक और यहाँ पर आपका स्मॉल टी आ जाएगा। तो जो प्रथम पीढ़ी आएगी उसमें क्या प्राप्त होगा, जो संतान प्राप्त होगी वो कैसे होंगे 100% संकर लंबे, यानी कि प्रभावी लक्षण इसमें केवल दिखाई दे रहा है प्रथम पीढ़ी में। वहीं पर जब हम लोग सेकंड पीढ़ी की बात करेंगे, तो जब हम लोग क्या कराएँगे सेकंड पीढ़ी यानी कि स्वसंकरण कराएँगे, संकर लंबे जो पौधे होंगे उसमें जब हम लोग स्वसंकरण कराएँगे तो यहाँ से जो युग्मक प्राप्त होगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है? तो इसका जब हम लोग पुनेट चौखाना बना करके देखेंगे तो सबसे पहले एक युग्मक हम लोग ऊपर रख देंगे, एक नीचे रख देंगे, ठीक है? तो ये वाला आप लोग मान लीजिए ऊपर रख देते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी और ये वाला आप लोग नीचे रख देंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कैपिटल टी है, कैपिटल टी से संकलन कराएँगे तो क्या होगा आपका कैपिटल टी होगा। उसके यहाँ पे जो हम लोग कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराएँगे तो आपका क्या हो जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है? इस प्रकार से हो गया। उसके बाद में फिर जब हम लोग स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराएँगे तो आपका क्या हो जाएगा कैपिटल टी, स्मॉल टी। फिर जब हम लोग स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ कराएँगे तो आपका स्मॉल टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर शुद्ध जो लंबे पौधे आएँगे कितने आएगा? 1 आएगा और साथ ही में संकर लंबे पौधे कितने आएँगे आपके 2 आएँगे और साथ ही में जो आपका एक पौधा आएगा वो कैसा होगा आपका? जो कि आपका बौना पौधा होगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। यहाँ पर रेशियो की यदि हम लोग बात करेंगे तो फिनोटाइप रेशियो 1:3 और जीनोटाइप जो रेशियो हो जाएगा आपका 1:2:1, ठीक है? इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने यदि आप लोगों ने 2 नियम को समझा। सबसे पहले हम लोगों ने प्रभाविता का नियम समझा, उसके बाद फिर पृथक्करण का नियम समझा। तो दोनों नियम यदि आपको समझ में आ गए हों तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। उसके बाद फिर हम लोग जो हमारा जो लास्ट नियम होने वाला है मेंडल का उसे अब हम लोग समझते हैं। तो जो मेंडल का जो तीसरा नियम होता है वही मेंडल का जो लास्ट नियम होता है वो क्या हो जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हो जाता है और इसकी संभावना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसमें हम लोग बताएँगे कि जब 2 जोड़ी अलग-अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के वैकल्पिक स्वरूपों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति को प्रभावित नहीं करती है। यह नियम जो आपका होता है उसे हम लोग द्विसंकर संकरण पर आधारित है, यानी कि जो आपका स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है वो आपका द्विसंकर संकरण पर आधारित है। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, हम लोग 2 जोड़ी अलग-अलग लक्षणों वाले हम लोग क्या लेंगे जीवों के बीच संकरण कराएँगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे गोल पीला है और साथ ही में झुर्रीदार हरा है। तो इनके बीच में जो हम लोग क्या कराएँगे संक्रमण कराएँगे। तो क्या हो जाएगा आपका संकरण कराएँगे। तो गोल है यानी कि आर-आर है, कैपिटल आर-आर, पीला है आपका कैपिटल वाई-वाई है, ठीक है?
वहीं पर यह क्या है, आपका जो गोल पीला है आपका प्रभावी लक्षण है, और जो आपका झुर्रीदार हरा है ये आपका अप्रभावी लक्षण है। तो झुर्रीदार में आप लोग स्मॉल और स्मॉल कर सकते हैं, और हरा में आप लोग स्मॉल वाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से यदि हम लोग युग्मक की बात करेंगे तो युग्मक क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आर आ जाएगा और यहाँ से वाई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर वाई, यानी कैपिटल आर वाई, ये आपका युग्मक हो जाएगा गोल पीला का। वहीं पर झुर्रीदार हरा की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो आपका युग्मक हो जाएगा, यहाँ से एक आर आ जाएगा और यहाँ से एक वाई आ जाएगा, यानी कि स्मॉल आर और स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका युग्मक हो जाएगा। उसके बाद फिर जो आपकी प्रथम पीढ़ी होगी उसमें क्या हो जाएगा आपका, आप देखोगे यहाँ पर कैपिटल आर है, यहाँ पर स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, और यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, तो आपका कैपिटल वाई स्मॉल आई हो जाएगा। तो ये आपका प्रथम पीढ़ी हो जाएगी। तो प्रथम पीढ़ी के बाद में जब हम लोग उसका स्वसंकरण कराएंगे तो फिर क्या होगा, तो जब स्वसंकरण आप लोग कराएंगे इसी के साथ में, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से युग्मक निकल करके आएगा। पहला जो आपका हो जाएगा इसमें क्या होगा, युग्मक कैपिटल आर वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, और साथ ही में कैपिटल आर स्मॉल वाई, और साथ ही में यहाँ पर जो चौथा आपका जो युग्मक हो जाएगा आपका हो जाएगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। इस प्रकार से आपका हो गया। वहीं पर इसका भी एकदम सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पुनर्चौखाना बनाएंगे, और एक साइड में आप लोग इसे रखेंगे, एक साइड में आप लोग इसे रखेंगे, फिर हम लोग वहां से इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं, और इस युग्मक को आप लोग समझ लीजिए, युग्मक से हम लोग यहाँ पर आगे करेंगे काम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पुनेट चौखाना हो जाता है। तो पुनेट चौखाना आप लोग समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग को बनाना नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर बना करके भी दिखाऊंगा। तो एक बार सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ पर बना करके देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ों को पहले से रेडी कर लिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका युग्मक है इस प्रकार से, यहाँ से आपने जो युग्मक देखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर लिख देंगे, और एक वाला जो अब दूसरा वाला जो है इसमें है, इसको हम लोग इस साइड में लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें संकरण कराएंगे, यानी कि रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई, और साथ ही में कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस प्रकार से हो गया। उसके बाद फिर हम लोग इधर साइड भी ये जो आपका दूसरा वाला जो युग्मक था सेम था, वही चीज यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, और नीचे आपका जो सबसे नीचे हो जाएगा आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। अब इसका हम लोग इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर, और उसके बाद फिर आपका कैपिटल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर इसका हम लोग इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर, उसके बाद फिर आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका होगा। फिर इसका हम लोग इससे कराएंगे, फिर आपका हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, और फिर आपका हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। उसका फिर हम लोग इसका इससे कराएंगे, फिर इसी प्रकार से इसको भी इसी प्रकार से कराएंगे, फिर नीचे वाले को भी इसी प्रकार से कराएंगे, फिर आपका पुनर्चौखाना जो होगा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो जब हम लोग इसको इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे तो फिर आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और आपका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर हम लोग इसको इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसको यहाँ कराएंगे, सेम चीज़ इसी प्रकार से आपको करना है, ठीक है। यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल आर और आपका यहाँ पर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको इससे कराएंगे तो आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर हम लोग इसको यहाँ से कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको हम लोग इससे कराएंगे तो आपका स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर इसको इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा क्या कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको इससे इससे कराएंगे तो आपका हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से आपका पूर्ण चौखाना था पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, और आप लोगों ने समझ लिया होगा, बहुत ही इजी तरीके से है, आपको कुछ भी इसमें करना नहीं है, सिंपल तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग यदि फिनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 9:3:3:1, और जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो आपका 1:2:1:1:2 4:2 2:1 1:2 2:1, तो इस प्रकार से आपका फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो हो जाता है। इसे भी आप लोग एक बार
नोट कर लीजिए। तो ये जो क्वेश्चन था पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोग से मेंडल के जो तीनों नियम थे मैंने आपको बताए। पहला नियम आपका हो जाता है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम आपका हो जाता है पृथक्करण का नियम, तीसरा नियम आपका हो जाता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस प्रकार से आपके तीनों नियम मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।